Vivo X200 Pro एक फोन जो 2024 के एंड में आया था, लेकिन 2025 के फ्लैगशिप्स वाले फीचर्स ऑलरेडी इसके अंदर हैं। कुछ नामी यूट्यूबर्स ने जिसे बेस्ट फ्लैगशिप फोन ऑफ 2024 का अवार्ड भी दिया है और DxO मार्क ने इसके कैमरास की तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फोन अपने कॉम्पिटिटर्स को कई सारे एस्पेक्ट्स में बीट कर पा रहा है, वो भी उनसे कम प्राइस पर। तो क्या वाकई में ये फोन परफेक्ट है या फिर इसमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? तो लेट आने की मेरी आदत को बरकरार रखते हुए फाइनली दिस इज माय फुल ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ Vivo X200 Pro। अब क्योंकि इसके कैमरास के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुके हो, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर पहले उन चीजों को देखते हैं जो इसे एक ट्रू फ्लैगशिप फोन बनाती हैं। जैसे कि इसकी डिस्प्ले, स्क्रीन में सब कुछ शार्प दिखे, इसके लिए रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा है। धूप में आप स्क्रीन के अंदर सब कुछ क्लियरली देख पाओ, इसके लिए ब्राइटनेस भी काफी अच्छी आपको मिल जाती है। और मैं नंबर्स की बात करूं तो मैक्सिमम जो पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है वो है 4500 निट्स। हालांकि आउटडोर में जब आप फोन को यूज करोगे तो ऑटो मोड में जो ब्राइटनेस है वो कितनी जाएगी मैक्सिमम, वो कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है। लेकिन मैंने इसे इंटरनेट पर चेक किया तो ऑटो मोड में लगभग 1900 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस जाती है, जो कि स्टिल काफी अच्छा नंबर है। एंड इट्स एन LTPO पैनल, तो रिफ्रेश रेट अडेप्ट होती रहेगी बेस्ड ऑन स्क्रीन पर क्या मूवमेंट हो रही है। मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज एंड जो मिनिमम रिफ्रेश रेट है वो है 0.1 हर्ट्ज। और 0.1 हर्ट्ज का मतलब यहाँ पर ये है कि 10 सेकंड में सिर्फ एक बार स्क्रीन रिफ्रेश होगी, जो कि बैटरी को बचाने के लिए काफी अच्छी चीज है। और रही बात मीडिया कंजम्पशन की, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स दोनों पर आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो और वीडियोस के अंदर जो कलर्स हैं वो थोड़े से पंची आपको दिखाई देंगे। हालांकि आप उन्हें चाहो तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट भी कर सकते हो। इसके अलावा कलर टेम्परेचर को भी आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो। इट्स ए Zeiss मास्टर कलर डिस्प्ले विद 100% DCI P3 कलर गैमेट सपोर्टेड, तो कलर एक्यूरेसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन एंड HDR 10+ दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। और फ्लिकरिंग से आई स्ट्रेन ना हो, इसके लिए यहाँ पर 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी दी गई है। डिस्प्ले के साथ साथ एक और चीज जो मुझे इसकी काफी ज्यादा इंप्रेस कर गई वो है इसकी ऑडियो क्वालिटी। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि काफी बैलेंस्ड आउटपुट आपको देंगे। हाँ, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी साउंड काफी क्रिस्प है और फुल वॉल्यूम पर भी नोटिसेबल डिस्टॉर्शन इसमें नहीं देखने को मिलता। वोकल्स, बीट्स एंड बैकग्राउंड साउंड का सेपरेशन काफी अच्छा किया हुआ है। चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हो, मूवीज देख रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो, सबके लिए आप साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो इसका साउंड तो बहुत ही धमाकेदार है, लेकिन बाहर के धमाकों से बचने के लिए फोन का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फोन गिरता है तो सबसे पहला रिस्क रहता है उसका स्क्रीन टूटने का। और स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर यूज किया गया है आर्मर कर्व ग्लास। और मुझे नहीं पता ये गोरिल्ला ग्लास से टफ है या फिर नहीं, लेकिन कोई भी ग्लास हो, गिरने के बाद टूटने के चांसेस तो रहते ही हैं। तो बेहतर है कि एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आप इस पर यूज करो। फ्रंट के अलावा बैक साइड पर फाइबर ग्लास यूज किया गया है, जो कि ग्लास से थोड़ा हल्का और मजबूत भी होता है। मिडिल फ्रेम यहाँ पर मेटल का है, लेकिन कौन सी मेटल का है ये रास्पबेरी फोन के साथ चला जाएगा। टाइटेनियम तो नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये लोग बताते जरूर, क्योंकि जो अच्छी चीजें होती हैं उन्हें ब्रांड्स हमेशा हाईलाइट करते ही हैं। जैसे कि इसका प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9400 अपने आप में काफी पावरफुल SoC है, और अगर आप इसे Snapdragon 8 Elite से कंपेयर भी करोगे तो उसके लगभग इक्वल ही परफॉर्मेंस आपको दे देगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, कभी हम इतने हैवी काम उसमें करते नहीं है कि हम उसके पीक पोटेंशियल को यूज भी कर पाए। पर इन केस कोई ताकत निचोड़ देने वाला काम आप इस फोन से करवाना चाहो तो ये बड़े आराम से कर देगा, क्योंकि अच्छे प्रोसेसर के साथ दिस फोन इज आल्सो इक्विप्ड विद LPDDR5X RAM एंड UFS 4.0 स्टोरेज, जिससे आपके रेगुलर टास्क जैसे सोशल मीडिया, वेब ब्राउजिंग, ऐप ओपनिंग एंड स्विचिंग बहुत ही फास्ट फील होते हैं। और उसके साथ साथ हैवी गेम्स खेलो तो वो भी इसमें बहुत मक्खन चलेंगी। तो देखो, वैसे तो मैं ज्यादा गेम्स खेलता नहीं हूँ, मेरे टेस्टिंग के लिए बस BGMI और Genshin Impact इसमें डाउनलोड करी थी, लेकिन इस फोन में गेमिंग करने के बाद मुझे थोड़ा सा चस्का तो लग गया है गेमिंग का, क्योंकि गेम खेलने में मुझे इसमें इतना मजा आया कि अब वो गेम्स मैं रेगुलरली खेलना चाहता हूँ। BGMI में स्मूथ एंड एक्सट्रीम प्लस यानी 120 FPS तक आप खेल सकते हो। Genshin Impact भी बहुत स्मूथ चल रही थी जब मैंने इसको मैक्सिमम सेटिंग्स पर खेला। एंड गेम खेलने के बाद फोन हल्का सा वार्म भी फील होता है, जो कि एक इंटेंस गेमिंग सेशन के बाद काफी नॉर्मल सी चीज है। और रही बात बैटरी की, तो इतने स्लिम से फॉर्म फैक्टर में भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, थैंक्स टू 3rd Gen सिलिकॉन एनोड एंड सेमी सॉलिड स्टेट बैटरी। इसका बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा है ही, पर साथ में एक और चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि काफी हैवी काम करने के बाद भी बैटरी जो है वो उतनी तेजी से ड्रेन नहीं होती। हालांकि लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा वो देखने वाली बात होगी। बैटरी का ग्राफ आप देख सकते हो, और इसे अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो अगर आपका यूजेज एवरेज से थोड़ा कम है तो आराम से 2 दिन तक इसकी बैटरी चल जाएगी। वहीं पर मॉडरेट टू हैवी यूजेज अगर रहती है तो ये आराम से फिर भी 1 दिन तो निकाल ही देगा। और Vivo की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये अपने फ्लैगशिप फोन के साथ भी चार्जर इंक्लूड करके देते हैं, और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी उनसे फास्ट है जो डब्बे में चार्जर नहीं देते। 90 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग एंड 30 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले भी बड़ी, बैटरी भी बड़ी और चार्जर भी बड़ा। और इसकी एक और चीज है जो बाकियों से बड़ी है, वो है बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल। पर ये जरूरी तो नहीं है कि साइज बड़ा होने से परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। वेल, इसके कैमरा सैंपल्स देखकर तो ऐसा ही लगता है। नॉर्मल मोड में मेन कैमरा की फोटोज थोड़ी सी कंट्रास्टी साइड रहती हैं, मतलब कि हाइलाइट्स ब्राइट एंड शैडोज डार्कर साइड रहेंगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डार्क शैडोज में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। डिटेल्स वहां पर भी रहती हैं और ब्राइट एरियाज में भी सब कुछ सही से दिखता है, थैंक्स टू द वाइडर हाई डायनामिक रेंज। इवन डायरेक्ट
इनफैक्ट सन के अगेंस्ट भी मुझे कोई शैडो क्लिपिंग या फिर हाईलाइट ब्लोन आउट होते हुए नहीं दिखी, विच इज ग्रेट। और शायद आपको ये पता होगा कि जो मेन कैमरा का सेंसर है वो पिछली बार से डाउनग्रेडेड है। Vivo X100 Pro में ये था IMX989 विच इज 1 इंच सेंसर एंड अब की बार Sony IMX LYT818 हमें दिया गया है जो कि 1 इंच से थोड़ा सा कम है। पर इस बार टेलीफोटो कैमरा का सेंसर पिछली बार से बड़ा है, कैमरा मॉड्यूल और बड़ा ना हो जाए इसलिए शायद इन्होंने मेन कैमरा का सेंसर है वो छोटा कर दिया। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, एक एंड यूजर को इसकी आउटपुट बहुत ही बढ़िया मिलेगी और क्योंकि एपर्चर पहले से बड़ा है तो इट विल गिव यू ए नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर विदाउट यूजिंग एनी पोर्ट्रेट मोड। पर जब आप पोर्ट्रेट मोड को यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फोन पोर्ट्रेट्स के लिए बेस्ट है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये फोटोज देखकर आप खुद समझ जाओगे। इसका एज डिटेक्शन एंड बैकग्राउंड से सब्जेक्ट का सेपरेशन इतना अच्छा है कि चाहे एक सिंगल हेयर स्टैंड भी सिर पर खड़ा हो उसे भी ये ब्लर होने से बचा लेता है। जायस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स में अलग अलग फोकल लेंथ के अंदर अलग अलग स्टाइल्स आपको दिए गए हैं दैट चेंजेस द फोटो इन अ गुड वे। इसके अलावा बैकग्राउंड बोके इफेक्ट को जायस लेंसेज स्टाइल में चेंज करने का ऑप्शन भी आपको काफी टाइम से मिल ही रहा है। चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट हो या फिर एनिमल्स, इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। डायनामिक रेंज भी बहुत इंप्रेसिव है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस टाइम दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 85mm HD पोर्ट्रेट जो कि इसके 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा का यूज करते हुए एक हाई रेजोल्यूशन फोटो आपको देगा। हालांकि ये 200 मेगापिक्सल की आउटपुट नहीं है, लगभग 50 मेगापिक्सल का जो आपको फोटो है वो यहाँ से देखने को मिलेगी। और फोटो को जब आप जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी ज्यादा डिटेल से भरी हुई है। और क्योंकि ये एक 200 मेगापिक्सल से APO 3.7x टेलीफोटो पेरिस्कोप कैमरा है तो जूम्ड इन फोटोज में भी काफी डिटेल्स आपको दिखेंगी। मैक्सिमम 100x तक आप जूम कर सकते हो, जिससे अचीव करने के लिए यहाँ पर डिजिटल एंड ऑप्टिकल जूम का कॉम्बिनेशन काम करता है। अब 100x पर जो फोटो की क्वालिटी है वो कैसी रहेगी इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कितना बड़ा है और वो आपसे कितना दूर है। डेफिनेटली 100x पर फोटोज के अंदर डिटेल्स लूज होती हैं, फिर चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन हो। बट यस, अगर दूर से लिखा कोई नंबर या फिर कोई टेक्स्ट आपको पढ़ना है तो वहां पर आप 100x जूम को डेफिनेटली काम में ले सकते हो। अब अगर मैं एक स्वीट स्पॉट की बात करूं तो मैक्सिमम 20 या फिर 30x तक आप यूज करने लायक फोटोज इस फोन से निकाल सकते हो, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है क्योंकि इतना जूम हम एक स्मार्टफोन से कर पा रहे हैं। एंड लुक एट दैट नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर, ये वाकई में कमाल का है। और एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि स्मार्टफोन्स के अंदर टेलीफोटो कैमरा का सही यूज करना कोई वीवो से सीखे। नॉर्मल मैक्रो फोटोज लेने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट के नजदीक जाओ तो ये अपने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का यूज करते हुए ऑटोमेटिकली उस पर फोकस कर लेता है एंड आउटपुट मिलती है सुपर डिटेल्ड। पर जब हम बात करते हैं सुपर मैक्रो मोड की, जिसे ऑन करते ही इट विल स्विच टू इट्स 3.7x टेलीफोटो कैमरा। और मैक्रो फोटोज के लिए टेलीफोटो कैमरा का जब यूज होता है तो उसके दो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो एक रिच बैकग्राउंड ब्लर, और टेलीफोटो कैमरा से उन सब्जेक्ट्स के भी आप मैक्रो शॉट्स क्लिक कर सकते हो जो नजदीक जाने पर भाग जाते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट्स वगैरह। स्वचित्र यानी सेल्फी कैमरा से भी बहुत अमेजिंग फोटोज आपको मिलेंगी। कलर रिप्रोडक्शन बहुत सही है, लेकिन जब आप जूम करके देखोगे तो शार्पनेस थोड़ी सी आर्टिफिशियल भी लगती है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ यहाँ पर बहुत बढ़िया है। ये लो लाइट के कुछ सैंपल्स हैं एंड नाइट कंडीशंस में रिजल्ट्स ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव मुझे लगे। लाइट कम होने पर भी कलर्स वाइब्रेंट रहते हैं एंड शैडोज अच्छे से मेंटेन होती हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉइस। नॉइस रिडक्शन एल्गोरिथम काफी अच्छी मुझे लगी। हाँ, एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस के अंदर नॉइस रिमूव करने के चक्कर में कई बार डिटेल्स थोड़ी सी आर्टिफिशियल लग सकती हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो लो लाइट में भी एज डिटेक्शन काफी एक्यूरेट है एंड स्किन टोन्स नेचुरल लगती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग हर तरह की फोटोग्राफी के लिए एक डेडिकेटेड मोड इसके अंदर दिया गया है एंड द सुपर लैंडस्केप मोड इज वन ऑफ देम, जिसके अंदर नाइट मोड, लो लाइट फोटोग्राफी, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स जैसे कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक या फिर फ्लोटिंग क्लाउड्स, वाटरफॉल। एंड सोचो अगर लैंडस्केप मोड यहाँ पर नहीं होता तो ये सब टाइप की फोटोज आपको कैप्चर करने के लिए प्रो मोड में अलग से मैनुअल सेटिंग्स एडजस्ट करनी पड़ती, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता। और यहाँ पर जस्ट गो टू सुपर लैंडस्केप मोड, टैप ऑन द प्रीसेट यू वांट टू यूज एंड यू आर डन। शुरू में मुझे लगा कि ये कोई गिमिकी फीचर होगा, पर इसके रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे पता चला कि ये वाकई में काम की चीज है। और यहाँ पर आप चाहो तो हाइपरलैप्स वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आप 4K 30 FPS पर कर पाओगे। स्पीकिंग ऑफ वीडियोस, दिस फोन कैन रिकॉर्ड 8K 30 FPS एंड 4K 120 FPS। तो अगर आप चाहो तो 4K 120 FPS वीडियो को आप स्लो डाउन करके एक हाई क्वालिटी स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K 120 FPS टेलीफोटो और मेन कैमरा दोनों से ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो बैक एंड फोर्थ आप स्विच नहीं कर पाओगे। पर मैक्सिमम यूजर्स के लिए 4K 60 FPS ही काफी है एंड ये रहा उसका सैंपल। पर अच्छी बात यह है कि वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो एट 4K 60 FPS यू कैन स्विच बिटवीन द लेंसेज, और जैसे ही आप टेलीफोटो कैमरा पर स्विच करते हो आपको एक रिच बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा। स्टेबलाइजेशन की मैं बात करूं तो 4K 60 FPS में बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन काम करेगा, पर अगर आप स्टेबलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हो तो वहां पर भी आप ये कर सकते हो अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन की मदद से। पर यहाँ पर रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, 2.8K एट 60 FPS पर अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन काम करता है। और दोनों में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ऑन द गो सिनेमैटिक वीडियोस
वीडियोस बनाने के लिए ढेर सारे स्टाइल्स एंड फिल्टर्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड सेपरेशन तो बहुत अच्छा है ही, साथ में डायनामिक रेंज भी बहुत सही है। टफ लाइटिंग कंडीशंस में भी ये हाईलाइट्स एंड शैडोज को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ऑल थैंक्स टू V3+ चिप इट हैज। ये वीडियोस आप 4K में रिकॉर्ड कर पाओगे। और वीडियोग्राफी को थोड़ी और प्रोफेशनल साइड ले जाने के लिए इसमें दो चीजें और एक्स्ट्रा दी गई हैं। पहला तो है डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग, जो कि आप 4K 60 FPS पर कर पाओगे फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा से। दूसरा है 10 बिट लॉग फुटेज, 4K 60 FPS तक आप कर सकते हो। तो प्रोफेशनल वीडियोस एडिटर के लिए ये काफी अच्छी चीज हो जाती है, जिन्हें पोस्ट प्रोसेसिंग में कलर्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा कि जो स्टेबलाइजेशन है 10 बिट लॉग वीडियो के अंदर, वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियोस फ्रॉम फ्रंट कैमरा। तो गाइस अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60 FPS पर, और 4K 60 FPS का ऑप्शन तो आपको यहाँ पर मिलता ही है। साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट अब की बार दे दिया गया है फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरास के अंदर। और अभी कोई स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है। जैसे मैं स्टेबलाइजेशन को ऑन करता हूँ तो थोड़ी सी वीडियो क्रॉपिंग भी हो जाती है, और 1080p 30 FPS के अंदर ही आप स्टेबलाइज वीडियो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड ये इसकी ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है। तो आपने इसके कैमरास की जो तारीफें सुनी थी, ये वाकई में उन्हें डिजर्व भी करता है। और कैमरास के अलावा एक और चीज तारीफें डिजर्व करती हैं, वो है इसकी हैप्टिक्स। हैप्टिक्स की इंटेंसिटी भी काफी अच्छी है, तो बाइक पर आपकी कॉल्स वगैरह मिस नहीं होंगी। यूआई के अंदर अलग अलग जगह पर इसका इम्प्लीमेंट भी आपको सही से देखने को मिल जाएगा, जैसे नेविगेशन जेस्चर्स, सर्कल टू सर्च। स्टिल मैं ये कहूंगा कि इतने अच्छे हैप्टिक्स का मैक्सिमम यूज करने के लिए जो चीज इसे यहाँ पर रोक रही है वो है इसकी यूआई, यानी कि FrontTouchOS। और मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि FrontTouchOS पहले से इंप्रूव बिल्कुल नहीं हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर दी गई हैं FrontTouchOS 14 या से प्रीवियस जनरेशन जितनी भी आई हैं उनके कंपैरिजन में। फिर चाहे वो ऐप एनिमेशंस की बात हो, चाहे स्मूथनेस की बात हो, या फिर इसके आइकन शेप्स की बात हो, बहुत सारी चीजें बेहतर कर दी गई हैं। पर अभी भी ये टॉप 5 यूआईज की लिस्ट में नहीं आया है। और जब हम कंपटीशन को बिल्कुल साइड हटाकर FrontTouchOS को यूज करते हैं देन इट्स गुड। पर जब हम देखते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पर बाकी यूआईज क्या ऑफर कर रही हैं, तो FrontTouchOS कहां पर स्टैंड करता है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। गलती से आपने इनका ब्राउजर ओपन कर लिया और वहां पर कुछ आप सर्च करने लगे, तो वहां पर भी ऐप रिकमेंडेशन से शो करता है। होम स्क्रीन पर आइकन को प्रेस एंड होल्ड करोगे, वहां पर हैप्टिक्स मिल जाएंगे। ऐप ड्रॉअर में यही काम करोगे तो वहां पर हैप्टिक्स नहीं मिलेंगे। तो अभी भी बहुत सारी कमियां इसके अंदर मुझे लगती हैं, जो कि इंप्रूव होनी चाहिए। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मैं काफी टाइम से एक सैमसंग यूजर रहा हूं, और वीवो के पास एक अच्छा हार्डवेयर होने के बाद भी FrontTouchOS इज द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स मी यूजिंग अ वीवो फोन। तो सिर्फ ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी होता होगा। तो अगर वीवो अपने FrontTouchOS पर काम करे तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, और उन लोगों के लिए भी एक अच्छी बात होगी जो वीवो के फोन यूज करना चाहते हैं लेकिन FrontTouchOS की वजह से नहीं कर पाते। पर इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस प्राइस पॉइंट पर ये फोन बहुत सारी अच्छी चीजें भी ऑफर करता है, जिनमें से ज्यादातर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ की बात अभी हम करने वाले हैं। एंड यूआई को स्मूथ करने के अलावा और कई सारे यूजफुल फीचर्स भी यहाँ पर ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे गैलरी के अंदर OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे आप एल्बम्स ऐप के अंदर किसी भी फोटो से कोई टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो एंड किसी सब्जेक्ट का आप कटआउट भी बना सकते हो। उसके अलावा कुछ AI के फीचर्स भी यहाँ पर डाले गए हैं, जैसे AI इरेजर या फिर AI फोटो एनहेंसर, उसके अलावा AI कॉल ट्रांसलेट एंड नोट समराइज जैसे फीचर्स भी हैं। इवन कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर USB 3.2 जनरेशन 1 का पोर्ट आपको मिल जाएगा, ट्राई बैंड वाईफाई आपको मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है। उसके अलावा लगभग जितने भी जरूरी सेंसर्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। 2 फिजिकल नैनो सिम या फिर एक ई सिम एंड एक फिजिकल नैनो सिम आप इसमें लगा सकते हो। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की मैं बात करूं तो ये काफी फास्ट और एक्यूरेट है, बिकॉज इट्स अल्ट्रासोनिक। इसकी एक्यूरेसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इसकी पोजीशन भी मुझे काफी सही लगी। जिस हिसाब से फोन का साइज है, हम इजीली यहाँ पर पहुंच जाएगा एंड फोन काफी तेजी से अनलॉक भी हो जाता है। तो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा कि जितना प्राइस आप इस फोन के लिए पे कर रहे हो, एक यूजर की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को ये फोन बड़े ही शानदार तरीके से पूरी कर सकता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये फोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। वेल, जो इसका प्राइस है जो कि है 95,000 और उसके बाद बैंक कैशबैक भी है, एंड उसके बाद अगर आप इसे ऑफलाइन से बाय करते हो तो ये उससे भी बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, लगभग 80,000 का आपको ये बड़े आराम से मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो अगर आपको इसके FrontTouchOS से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उतना भी बुरा नहीं है। पर हाँ, बाकी यूआईज के कंपैरिजन में कुछ चीजों की यहाँ पर कमी मुझे लगी, दैट्स व्हाई मैंने FrontTouchOS को थोड़ा सा एक क्या बोलूं। तो बस गाइस, ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज मयंक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।